हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आपका सभी का प्लस वन क्लास के लिए आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। देखिए, प्लस वन की वीडियोस मैं थोड़ा कम अपलोड करता हूं क्योंकि उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। बट कोई बात नहीं, आज के बाद हम कंटिन्यू रखेंगे प्लस वन की वीडियोस के साथ भी। जिन बच्चों को भी प्लस वन से रिलेटेड कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई दिक्कत आती हो, तो प्लस वन के बच्चे डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम, एफबी के थ्रू। कहीं भी किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट करिए, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके चलेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था उसमें हमने कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन किया था। आज हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ आता है। देखिए, प्लस वन में आता है बेसिक, और मैं मानता हूं कि प्लस वन इज मोर इंपोर्टेंट देन प्लस टू। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 12वीं कक्षा 12th क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 11th से, ठीक है। लेकिन वो कब, जब आपको परसेंटेज स्कोर करनी है तब के लिए। लेकिन नॉलेज गेन करनी है तो प्लस वन क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 11वीं कक्षा में आपने नॉलेज गेन कर लिया। देखिए, आप कभी आपने सोचा कि आपको कभी भी अगर ये सोचो कि किसी भी बच्चे को डायरेक्ट 10th क्लास में एडमिशन दे दिया जाए तो क्या वो 10th क्लास के एग्जाम को क्रैक कर पाएगा? नहीं ना। रीजन, उसको फर्स्ट भी पढ़ना पड़ेगा, उसको सेकंड भी पढ़ना पड़ेगा, उसको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जब जाएगा तो वो कर पाएगा। तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि प्लस वन में उसको जो नो सॉरी फर्स्ट क्लास में जो उसको नॉलेज दी गई वो सेकंड में काम आएगी, सेकंड में जो नॉलेज दी गई थी वो थर्ड क्लास में काम आएगी। और ऐसे धीरे धीरे कर करके थोड़ी थोड़ी नॉलेज को गेन करके वो 10th तक इतना एलिजिबल हो जाता है कि अपनी परसेंटेज और अपने उसको बहुत अच्छे से स्कोर कर सके। वही सिस्टम 11वीं कक्षा है कि 11वीं में जो आप पढ़ोगे, 11th क्लास में जो आप पढ़ोगे, प्लस टू में वही चीज आएंगी। बेसिक यही है, बेस यहीं से बनेगा। जब तक बेस नहीं बनेगा साइंस वाले स्टूडेंट्स भूल जाएंगे वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नकल से, चीटिंग से आप अच्छे स्कोर नहीं गेन कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ पास हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहां तक आप चीटिंग करोगे बताइए? अपने यहाँ चीटिंग कर ली, जब आप वहां किसी एंट्रेंस में जाओगे वहां तो नहीं कर सकते, किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे वहां तो नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको नॉलेज गेन करनी है, और नॉलेज यहां से स्टार्ट करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के बेस पे चलेंगे तो धीरे 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 सीखते चले जाएंगे। 12वीं कक्षा के बच्चे अगर मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते हो, तो वो भी अपने एक बार देख ले कि उनको अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो देख सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं वापस से हमारी प्लस वन कॉन्सेप्ट क्लासेस में, ठीक है। अब हम आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, सिर्फ 2 लार्ज को आज हम पढ़ेंगे। कल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे, वन बाय वन हम आगे स्टडी करते रहेंगे। लार्ज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ केमिकल्स का जिक्र तो आना है, और जब केमिकल्स का जिक्र आएगा तो उसका मतलब क्या है? उनकी साधारणतः दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होंगे तो उनके कंबाइन होने के पीछे कुछ रूल लगते हैं। क्या वो रूल जो हमने देखे हैं, क्या कॉम्बिनेशन जो रूल हैं वो सही है? उसका प्रूफ हम न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे। पहले आज थ्योरी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास 4 लॉ आते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑफ मास। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस और हाँ बस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले ये लिखते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ आएगा हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और लास्ट एंड फिफ्थ लॉ जो हमारे पास है वो हमारा आएगा
लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, और गै-लुसाक्स लॉ इसका नाम है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और जो साइंटिस्ट था गै-लुसाक्स का, गै-लुसाक्स लॉ। वन बाय वन स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सीबीएसई क्लास एंड आल्सो फॉर एचबीएसई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट में हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, आज से दो ही पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल केमिकल चेंज the reactant always be equal to product, the total mass of reactant always be equal to the product। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैंने घर पे चाय बनाई है और चाय के अंदर एक गिलास दूध डाला, एक गिलास पानी डाल दिया, एक गिलास दूध और एक गिलास पानी डाला, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली और जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे हमने उसके लिए डाल दिया। आप सब समझ सकते हो कि एक गिलास दूध और एक गिलास जब चीनी पानी डालेंगे तो क्या दो गिलास चाय बनेगी? सभी को पता है कि नहीं बनेगी, दो से कम बनेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट है उसका मास प्रोडक्ट के मास के बराबर आएगा। लेकिन हमने तो दो गिलास लिए थे, 1.5 गिलास या फिर 1.5 गिलास से कम या फिर 2 गिलास से कम चाय क्यों बनी? देखते हैं कैसे। मैंने आपसे कहा ए एंड बी कोई दो रिएक्टेंट हैं और वो बनाते हैं, ए बी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने ये लिया 20 ग्राम, ये भी मैंने लिया 20 ग्राम, तो इसका जो वेट होगा, मास होगा, वो होगा 40 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। क्लियर है? अब देखिए कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं किसी भी कंडीशन से ये 20 + 20 38 ग्राम आ जाता है आंसर हमारा, तो इसका मतलब लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास को तो ये फॉलो नहीं कर रहा। देखिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहा होगा जो बाहर निकला होगा, जिसको हम बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? बाई प्रोडक्ट बोलेंगे। जो ये प्रोडक्ट मिला इसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से बाई प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं तो यहां कुछ बर्न होगा, जलेगा, कुछ कंपाउंड गैस इस फॉर्म में चला जाएगा। यानी कि किसी ना किसी तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ठीक है, मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कितना है वो फिजिकल? मैंने आपसे कहा कि 1 लीटर वाटर मेरे पास है, उसको आपने आइस में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है इस 1 लीटर वाटर में जितना वेट था यहां भी वेट आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि सर मैंने तो 1 गिलास पानी लिया था, उसको फ्रिज में रखा, लेकिन जो आइस थी, जो बर्फ थी वो ज्यादा हो गई या कम हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर है तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं वहां या तो हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट ले रहा है, कोई प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं। जैसे वॉल्यूम के केस में बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे नहीं लगती, मास के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये आएगा आंसर क्वेश्चन कि सर मैंने तो 1 लीटर वाटर लिया था और उस गिलास को अप टू ब्रिम हमने क्या कर लिया? फिल कर लिया, पानी का इतना भर लिया कि अगर 1 बूंद पानी और डालेंगे तो वो भी गिलास से बाहर निकल जाएगी। और हमने उसको क्या किया? ले जाकर के फ्रीज कर दिया। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी जो था वो ग्लास से थोड़ा सा बाहर आ गया है। ठीक है, या तो बाहर मिलेगा थोड़ा सा, या फिर वो पानी थोड़ा सा ऊपर ऊपर उभरा हुआ मिलेगा। ठीक है, मास चेंज नहीं हुआ है, मास सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो गई है। कैसे? वो मैं आपको बता देता हूं कि जो वाटर है, फॉर्चुनेटली हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको।
वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वाटर के बीच में जो टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। तो जब ये फ्रीज होते हैं, जब ये ठंडे होंगे तो इनका केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके बीच में एयर इंटरप्ट हो जाती है। मैंने आपसे बोला 10 ml वाटर था, आइस बनेगी 12 ml वाटर की, 2 ml कहां से इंक्रीज हो गया, एयर इंटरप्ट हो गई। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस की वॉल्यूम आपको देगा। ठीक है, कि डाउट्स जो आपके माइंड में जनरली आते हैं, बच्चों के माइंड में जो हम पढ़ते थे तो हमारे माइंड में भी आते थे, तो वो मैंने क्लियर कर दें। इसके अलावा कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि सर ऐसे बताइए कैसे होगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। तो इसकी डेफिनेशन यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ मास की, कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, देयरफॉर लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल ऑफ मैटर। इसमें कहता है कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता है, इसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको चेंज जरूर कर सकते हैं। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको चेंज जरूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेकर के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके हम कल सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। इससे आगे की अगर हम बात करें तो जो दूसरा लॉ अपने पास आता है वो क्या कहता है, वो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आप किसी भी कॉन्सेप्ट कहीं से भी उठाइए। मैंने कहा CO2 है मेरे पास और इसका जो मास है, कार्बन का मास होता है कितना 12, ऑक्सीजन का मास होता है कितना 16, यहां हो गया 32 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 12 32 3:8। ये दोनों इस रेशियो में जुड़े हुए हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ इस रेशियो में जुड़ा हुआ है। क्लियर है? देखिए मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को मैंने हीट कर दिया, यहां से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो अपना प्रोडक्ट बनता है CO2। मैंने CH4 को O2 के साथ रिएक्ट करवाया, CO2 प्लस H2O बना। ठीक है, मैंने CO को हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करवाया, यहां से CO2 बना। सभी कंपाउंड में मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, CO2। रिएक्शन अलग अलग है, रिएक्शन सभी में अलग थे। तो कहता है कि किसी भी रिएक्शन के थ्रू आप जाइए, अगर आपको कंपाउंड सेम मिलता है तो उसका जो रेशियो है बाय मास वो आपको क्या मिलेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलेगा। अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O की बात करूं, तो ये कहता है इसका 1:8 आता है। क्या आया, 1:8। कैसे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 फॉर 2 हाइड्रोजन, for 1 hydrogen is 1 AMU, 1 atomic mass unit ratio. The mass of oxygen is 16 and the total ratio is 1:8 of H2O, and 1:8 of H2O exists 1:8 molecules in every compounds. अब देखिए कैसे, मैंने कहा एक पाउंड है, तालाब है, उससे आपने क्या किया, पानी लिया, रेशियो 1:8 मिलेगा। घर में मटके के अंदर पानी रखा है, फॉर्मूला H2O 1:8, यानी कि बारिश का पानी है। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O एंड द रेशियो इज 1:8। अपने वेल से, कुएं से पानी निकाला, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O इन द 1:8। कंपोजिशन सेम रहेगी, इंप्योरिटी उसके साथ हो सकती है, कहीं मीठा पानी हो सकता है, कहीं खारी पानी हो सकता है, कहीं थोड़ा सा पानी का टेस्ट चेंज हो सकता है ड्यू टू presence of impurity with water molecules, but the ratio always be equal
एट एवरीवेयर, हर जगह क्या मिलेगा, रेशियो आपको बराबर मिलेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपको इसी के बारे में बताता है। क्लियर है? तो आज के लिए दो ही लॉ के बारे में हम बात करेंगे। अगली वीडियो में हम इन दोनों लॉ से रिलेटेड कुछ देखेंगे कि हमारा प्रूफ होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के क्या ये प्रूफ एक्सेप्ट प्रूफ भी होते हैं या फिर ऐसे ही डेफिनेशन इनकी दे रखी है। +1 के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने अपने आपके अपने चैनल से जुड़े विजय सर से, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट्स बॉक्स में डालें। उम्मीद है कि अगले एक साल के अंदर +1 और +2 दोनों ही साल को कंबाइन करके आपका बहुत अच्छा स्कोर हम करवाने वाले हैं। बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करोगे, मेहनत आपकी, गाइडलाइन हमारी, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।